वहाँ जाकर वहाँ की जानकारी दीजिए उन्हें। कभी कभी चित्रपट हैं, अर्थात शैक्षिक चित्रपट, एजुकेशनल फिल्म्स, ये भी बताइए। चित्रपट यानी वो चित्रपट नहीं है, लेकिन बताइए, अवश्य बताइए। संदर्भ साहित्य है, भले चाहे आपके लाइब्रेरी में न हो, ग्रंथालय में न हो, जो नहीं है कभी कभी आप स्वयं भी खरीद कर लाइए। लेकिन होता है, ग्रंथालय समृद्ध हैं आजकल, वहाँ से संदर्भ ग्रंथ ले। संदर्भ ग्रंथ का अवश्य आप फ़ायदा उठाएं, उसका प्रयोग करें, उपयोग करें। आजकल तकनीकी ज्ञान बढ़ा है और इंटरनेट है, अर्थात संगणक है, इसका भी प्रयोग करें। अब नहीं, ऐसा नहीं है, हर बच्चा जान रहा है। छोटे बच्चे को भी अब इंटरनेट क्या है, संगणक क्या है, ये जानकारी है। और जो नया ज्ञान है, नया ज्ञान देने के लिए संगणक का, इंटरनेट का आप अवश्य प्रयोग। मित्रों, मैंने अभी तक ये आपको अध्ययन पद्धति बताया, अध्यापन पद्धति बता दिया। अध्यापन पद्धति को आपको प्रभावी करने के लिए या सफल करने के लिए आपको कुछ सूचनाएं भी मैंने दी है। अब हमने इस पाठ्य पुस्तक में कुछ स्वाध्याय दिए हैं। ये स्वाध्याय को भी पढ़ाना है, केवल पाठ्य पुस्तक में हमने दिए हैं इसलिए वो विद्यार्थी जाने और वो स्वाध्याय जाने, ये भूमिका आपकी नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय को पढ़ाने के लिए भी अध्यापक ही जिम्मेदार है, अध्यापक पर इसकी जिम्मेदारी है। और स्वाध्याय यदि सही ढंग से आप समझोगे तो आप सही ढंग से बच्चों को बताओगे, सही ढंग से बच्चों की ओर से स्वाध्याय करवा लोगे कि सुनो तो ज़रा, अर्थात श्रवण कौशल्य उसका बढ़ाना है। बताओ तो सही, बच्चों का भाषण कौशल्य बढ़ाना है। वाचन जगत से है, मेरी कलम से है, अर्थात उसका लेखन कौशल्य बढ़ाना है। अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग कौशल्य बढ़ाने के लिए हमने विविधतापूर्ण कैप्शंस देकर हमने इस बार स्वाध्याय दिए हुए हैं। पारंपरिक स्वाध्याय को हमने इस बार मोड़ दिया है और एक नए रूप से हमने स्वाध्याय दिए हैं। मेरी खास कर आपसे विनती रहेगी कि इन स्वाध्यायों को पहले आप समझें। आपके लिए भी नए हैं, पारंपरिक नहीं है। निश्चित रूप से आप जब किताब हाथ में लोगे, ये पाठ्य पुस्तक हाथ में लोगे और जब आप स्वाध्याय देखोगे हर पाठ के, तो निश्चित आपके लिए नए हैं। आप खुद अचरज करोगे कि ये स्वाध्याय किस प्रकार के हैं। कृपया उसका आप बारीकाई से पहले अध्ययन करें और छात्रों की ओर से, विद्यार्थी की ओर से इन्हें आप स्वाध्याय को करवा लें। मित्रों, चलते चलते इस पाठ्य पुस्तक में कुछ हमने जो पाठ डलवाए हैं, इन पाठों को किन पद्धतियों से पढ़ना है, बहुत बड़ी संक्षिप्तता के साथ मैं आपको सामने केवल पढ़कर बता रहा हूँ। देखिए, कथन पद्धति से यदि आप पढ़ाओगे तो कथन पद्धति को पढ़ाते समय जहाँ तक हो सके कहानी का संबंध है। उपहार कहानी हमने दी है, बहुत अच्छी कहानी दी है। नदी कंधे पर कविता है, कठपुतली संवाद है, स्वास्थ्य संपदा एक पत्र है। इन सारे घटकों को आप कथन पद्धति से पढ़ा सकते हैं। प्रश्नोत्तर पद्धति, उसको भी प्रश्नोत्तर पद्धति में भी आप कहानी पढ़ाते समय विद्यार्थियों को प्रश्न पूछ सकते हैं। अर्थात कहानी है, कविता है। टीटू और चिंकी नाम का एक पाठ हमने दिया है, उसको भी प्रश्नोत्तर पद्धति से पढ़ाइए। एक कविता है, वह देश कौन सा है, देखिए इसके शीर्षक में ही प्रश्न है, तो इस निश्चित रूप से इस कविता को भी आप प्रश्नोत्तर पद्धति से पढ़ा सकते हैं। आपको ऐसा कोई बंधन नहीं है कि प्रश्नोत्तर पद्धति केवल कहानी के लिए हो। अभिनय पद्धति है, अभिनय पद्धति के लिए भी जहाँ पर अभिनय करने की आवश्यकता है। एक बसंती हवा नाम की कविता डाली, उसमें अभिनय है, आप पढ़ाइए उसको, उस ढंग से अभिनय कीजिए। सोई मेरी छौनारे एक लोरी है, उसको भी हम अभिनय कर सकते हैं। अर्थात अभिनय पद्धति है, प्रश्नोत्तर पद्धति, कथन पद्धति, चर्चा पद्धति। चर्चा पद्धति में जोकर है, तूफानों से क्या डरना, अलग अलग पहेलियाँ हैं। स्वयं अध्ययन पद्धति है, कागज़ की थैली है, चतुराई है, शब्द पहेली है और अलग हमने पुनरावर्तन दिए हैं। आप इसका अवश्य अध्ययन करें। मित्रों, चलते चलते मैं कहूँगा कि मेरे पहले
अलका मैडम ने भी बता दिया कि आपको कक्षा में जाने से पूर्व क्या तैयारी करनी है, और ये तैयारी करते हुए आपको कक्षा में जाने के बाद किस ढंग से पढ़ाना है, ये हर एक आप जानते हैं। और इस ढंग से यदि आपका अध्यापन होगा तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में आपकी शिक्षक की भूमिका एक प्रभावी होगी। मैं चलते चलते आपको 2 पंक्तियाँ में आप बताऊँगा कि मीठे में सागर के खारेपन का हम नीर बदल देंगे। मीठे में सागर के खारेपन का हम नीर बदल देंगे, नन्हे मुन्ने इन बच्चों की हम तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, आओ शिक्षा की ये तस्वीर बदल देंगे, शिक्षा की ये तस्वीर बदल देंगे, शिक्षा की ये तस्वीर बदल देंगे। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराष्ट्र के सभी उपस्थित शिक्षकों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं वृंदा कुलकर्णी पुणे में घारपुरे प्रशाला में पर्यवेक्षिका पद से मैं निवृत्त हूँ। इस बार पाठ्यपुस्तक के अभ्यास गट में, हिंदी अभ्यास गट में मैं सदस्य के रूप में काम कर रही हूँ। अभी आपने सुना है कि शिक्षा पद्धतियाँ कैसे होनी चाहिए, अध्यापन पद्धतियाँ कैसी होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक की रचना हमारी कैसी है, ये सब आपने अभी अभी सुना है। मेरा विषय है अध्यापन के बाद जो हमारी क्रिया रहती है उसी पर है। वो विषय है स्वाध्याय। जो पाठ्यपुस्तक हमारी बनी हुई है 100 अंकों की सुलभ भारती, उसके स्वाध्याय कैसे होंगे, उसकी रचना कैसी की है और उसके पीछे कौन सी संकल्पनाओं का विचार किया गया है, इस पर मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको देने वाली हूँ। आप सभी पढ़ाने में माहिर है, आप अच्छे अध्यापक हैं, तो ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। फिर भी थोड़ा सा दिशा दिग्दर्शन मैं करने जा रही हूँ। मेरा विषय फिर से दोहरा रही हूँ, पाठ्यपुस्तक में अंतर्निहित स्वाध्याय परिचय। अब देखिए, ये स्वाध्याय जो है पाठ्यपुस्तक में दिए हुए, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे जब आपके हाथों में पाठ्यपुस्तक आएगी तब, कि एक विशेष जगह स्वाध्याय के लिए रखी गई है और वो जगह पहले स्वाध्यायों से अधिक है। देखिए, लगभग 1.5 पन्ना स्वाध्याय के लिए रखा गया है और बीच बीच में पाठ के प्रारंभ में, पाठ के बीच में भी ये स्वाध्याय बच्चों को करने के लिए दिए गए हैं। तो ये रचना जो है वो एक विशिष्ट चौखट बनाकर उसमें रखने का एक प्रावधान इसमें किया गया है। और ये सभी स्वाध्याय जो भी हैं, जितने भी दिए हैं, वे सभी कृति से संबंधित है, कृति प्रधान है, कृतिशील बनाने हेतु बनाए गए हैं। अब जरा हम थोड़ी सी बात कृतिशीलता की क्यों इस पर करते हैं। ये कृतिशीलता इसलिए कि बच्चे आनंदपूर्वक वातावरण में पढ़ें, बोझ रहित, तनाव रहित होकर वे स्कूल में आए, पाठशाला में आए और अपना जो विषय है उसका अध्ययन करें। अध्ययन में उन्हें कोई बोझ का भाव ना हो अथवा कोई तनाव का भावना उत्पन्न हो उनके मन में, ये भी उसके पीछे एक भाव रखा है हमने। अब ये जो विचार है कि तनावपूर्ण ना हो अथवा बोझ रहित हो और आनंददायी, क्योंकि बिना आनंद के कोई भी अध्ययन संभव नहीं। जब रुचि ही नहीं है, लगन ही नहीं है, आनंद ही नहीं है, तो बच्चे उस तरफ नहीं मुड़ेंगे। हमने देखा है बच्चों को खेल से बहुत प्रेम है, बहुत लगन रहती है खेलों से, क्योंकि खेल में उनका मनोरंजन होता है, उनका सहभाग होता है और उस सहभाग के कारण वे उसे खेलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, रेडी टू प्ले। ये उनका जो भाव रहता है हमेशा, वो इसी कारण रहता है क्योंकि उनका सहभाग और साथ ही साथ प्रत्यक्ष कृति उनको करने के लिए वहाँ प्राप्त होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के संबंध में ये कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा बोझ रहित, तनाव रहित तथा आनंददायी वातावरण में हो। और इसी के अनुसार पाठ्यपुस्तक का विवेचन तो आपने अभी तो सुना ही है, उसके बाद पाठों का अध्यापन कैसे करना है ये भी सुना है। अब
उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो है स्वाध्याय की। उस विषय पर मैं अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन यहाँ देना चाहती हूँ। देखिए, हम आनंददायी वातावरण की निर्मित करने के लिए जो उन्हें स्वाध्याय देंगे, जो कृतियाँ उन्हें देंगे, वो उन्हें मनोरंजक लगे, ऐसा प्रयास पाठ्यपुस्तक की कमेटी ने किया है। अब देखिए, कृतिशीलता बढ़ाने हेतु ये स्वाध्याय दिए हैं, ऐसा हम बार बार कहते हैं। ये कृतिशीलता क्यों आवश्यक है? कृतिशीलता इसलिए आवश्यक है कि बच्चे पढ़ने में अरुचि ना दिखाएं, बच्चे आनंद सहित अध्ययन करें और अध्ययन करने में रुचि और लगन को भी अपनाएं। ये कृतिशीलता तब आती है जब बच्चों को पढ़ना एक आनंद का अनुभव हो जाता है, तभी। ये आनंद का अनुभव प्रदान करने वाले अगर कोई है इस पाठ्यपुस्तक में, तो वे है हमारे स्वाध्याय। इस बार आप देखेंगे, जब आपके हाथों में पुस्तक आ जाएगी, आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा जगह स्वाध्याय के लिए रखी है। हर एक प्रश्न के लिए एक सुंदर चौखट बनाकर रखा गया है और उसमें कृतियों के लिए 100% वहाँ पर जगह है, वहाँ पर अवसर प्रदान किए गए हैं कि बच्चे कृति करें और कृति का केवल मार्गदर्शन आवश्यकता होने पर आपको करना है। तो ये स्वाध्याय की जो रचना है वो हम देखेंगे हमेशा की तरह पाठ के नीचे नहीं है। तो ये स्वाध्याय हमने बिखरे हुए दिए हैं। बिखरे हुए मतलब पाठ के प्रारंभ में दिए हैं, कभी दिया एक हाथ प्रश्न हमने पाठ समाप्त हो जाने के बाद, और एक हाथ प्रश्न हमने बीच में ही कही दिया है, और बाकी जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो नीचे दिए। अब कृति प्रधान स्वाध्याय, ये उसकी और दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता मैंने बताई कि ये रचना जो है उसकी वो अलग ढंग से की गई है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे प्रश्न नहीं दिए हैं। और दूसरी बात उसकी विशेषता ये है कि कृति प्रधान है, कृति प्रधानता उसमें है, और जिसका एकमेव उद्देश्य यही है कि हमारे स्वाध्याय बच्चों को कृतिशील बनाने में सक्षम हो। तो ये जो स्वाध्याय हमारे हैं वो कृति युक्त तो है ही, और बच्चों में कृति करने के लिए एक और अधिक अवसर प्रदान करने वाले हैं, जिससे बच्चे स्वयं सीखे, खुद सीखे। 3H का प्रयोग बुद्धि, भावना और हृदय से वो करेंगे उसका प्रयत्न, तो बच्चे हमेशा के लिए वो याद रखेंगे। इस तरह की रचना स्वाध्याय संबंधी है। अब सवाल ये आता है कि ये स्वाध्याय जो है, क्या होता है स्वाध्याय? तो स्वाध्याय से तात्पर्य यह है, यानी परिभाषा में अगर उसे हम बांधना चाहेंगे तो ये एक सीमित ऐसा शब्द है, परंतु बहुत ही अर्थ लिए हुए हैं। किसी विषय का अनुशीलन या अध्ययन। अब देखो, इसमें एक नया शब्द आया है। अध्ययन तो मालूम है पढ़ना है, पर अनुशीलन का एक विशेष अर्थ ये है कि अनुशीलन अर्थात नियमित अध्ययन। नियमित अध्ययन को रेखांकित करना है कि पाठ पढ़ाने पर वो अध्यापन वहाँ पर हमारा पूरा नहीं होगा, बच्चे का भी अध्ययन पूरा नहीं होगा। तो ये निरंतर चलने वाली है और नियमित चलने वाली है, चिंतन और मनन है उस पर। यानी जो भी पढ़ा है उस पर चिंतन करना है, और चिंतन करके मनन करके उसके हिसाब से हमें स्वाध्याय पूरा करना है। ये विशेष बात है। और स्वाध्याय, मैंने अभी कहा कि स्वाध्याय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भले वो कागज पर ना हो, पर उसके मन में वो हमेशा चलनी चाहिए कि अरे देखो ये शब्द है ना, ये ऐसा शब्द है। अगर वो दूरदर्शन का समाचार सुनता है तो उसे आवश्यक है कि वो शब्द सुने, और वो शब्द सुने जो उसके मस्तिष्क में बैठे, और वो उसका अपने भाषा में अथवा बातचीत में उसका प्रयोग करे। तो ये अध्ययन है, क्योंकि जो पढ़ा है, जो सुना है, जो बताया गया है, जो मैंने लिखा है, उसका मैं हमेशा के लिए प्रयोग करता रहूं, ये अध्ययन है। तो इसलिए इस स्वाध्याय का तात्पर्य फिर से एक बार बता दूंगी कि किसी विषय का अनुशीलन या अध्ययन जो नियमित निरंतर चलता है और जिस पर मनन और चिंतन किया जाता है। अब स्वाध्याय की परिभाषा जान ली, वो तो करवानी ही है हमें, एक तरह से
ऐसा होता है ना कि एक प्रशासनीय बात है ये कि इतने स्वाध्याय पूरे होने चाहिए, कापियाँ जांचनी है। जब जांच पड़ताल के लिए शिक्षा अधिकारी आएंगे, स्कूल की जांच होगी, उस वक्त तो ये कापियाँ हमें दिखानी ही है। पर वो दिखावे की बात नहीं है, बच्चे को अधिक सक्षम बनाने के लिए, क्षमता उसकी जो भाषाई हैं वो बढ़ाने के लिए। अब ये स्वाध्याय जो है पाठ में अंतर्निहित जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय तो है, पर कैसे है वो स्वाध्याय? परंपरा की लीक को छोड़कर हम नहीं हटे हैं, परंपरा को एकदम बाजू में हमने नहीं रखा है। पारंपरिक रूप से और कृतियुक्त, ऐसे दो प्रकार से स्वाध्याय दिए हैं। पारंपरिक रूप में अर्थात मैं बता दूंगी आपको, एक शब्द में उत्तर, लयात्मक शब्द लिखो अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखो, जोड़ियाँ मिलाओ, सही गलत बताओ, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो, 3-4 पंक्तियों में उत्तर लिखो, अथवा हम सही पर्याय ढूंढकर लिखो, 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखो, अथवा इस कविता का सार लिखो और कविता के आधार पर किसी देश की हो अथवा कुछ आशय जो है, उस आशय पर जो वर्णित आशय है उसका महत्व और वर्णन करो। ये 8-10 पंक्तियों में लिखने वाला प्रश्न भी हमने दिया है। उसकी संख्या अधिक बिल्कुल नहीं है, ताकि यहाँ पर शिक्षक को ये स्वतंत्रता दी गई है कि शिक्षक अपने मन के अनुसार, अपने कक्षा के बच्चों के अनुसार, अपने कक्षा के स्तर के अनुसार विविध प्रश्नों का चयन करें और प्रश्नों से बच्चों को अवगत कराएं और प्रश्नों का उत्तर उन्हीं से पाएं। तो ये पूर्णतः शिक्षक के लिए स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अब दूसरे जो है प्रकार के प्रश्न हमारे स्वाध्याय, वो है कृतियुक्त। अब कृतियुक्त मतलब क्या है कि उसमें स्वयं बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, न केवल हमारा विद्यार्थी इन्वॉल्व रहेगा, बल्कि उसके अभिभावक, उसके शिक्षक, उसके अन्य विषय के शिक्षक भी उसे सहायता कर सके, ताकि जहाँ पर उसे कोई कठिनाई महसूस हो तो वहाँ पर मार्गदर्शन करना, वहाँ पर दिग्दर्शन देना, ये हमारा कर्तव्य है। और इसलिए ये कृतियाँ जो है पहले बच्चा करता रहे अटके, तब हम वहाँ पर हैं, क्योंकि हम शिक्षक सुलभक है। इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चे को का निरीक्षण करना है कि जब कोई कृति दी है उसे, तो वो कृति करते समय कहाँ अटकता है वो देखे और उसमें सुधार लाने का आप प्रयास करें, ताकि अगली बार जब हमारा बच्चा वो कृति करने लगे तो उसे ये कठिनाई कभी ना महसूस हो। अब ये सब हो गया, स्वाध्याय दिया, उसके 1.5 पन्ना स्वाध्याय एक पाठ के नीचे। क्यों? ये तो सवाल मन में होता ही है कि स्वाध्याय क्यों, ये स्वाध्याय की कापियाँ क्यों, ये स्वाध्याय जांचने भी क्यों हैं? ये सवाल तो यूं ही मन में उठेंगे आपके। पर स्वाध्याय क्यों, इसके बहुत सारे उत्तर हैं। उनमें से कुछ मैं उत्तर आपको दे रही हूँ। आप देखिए स्लाइड पर वहाँ कि पहला जो है वो है अध्ययन कौशल क्षमता को विकसित करने के लिए अवसर देना। अब यह अध्ययन कौशल क्या है? इस बार हमारे जो क्षमता विधान बनाए हैं, यानी पहले मूलभूत 4 कौशल हमारे भाषा के, 5वां है हमारा भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण, और ये 6ठा है अध्ययन कौशल, जिसे कहते हैं स्टडी स्किल। स्टडी करने का मतलब अभ्यास करने का, स्वाध्याय करने का, किसी विषय का अध्ययन करने का एक कौशल रहता है। और उस कौशल को हासिल करने के लिए अगर उनको कुछ अवसर दिए जाए तो वो अवसर हमने इस स्वाध्याय में दिए हैं। लगभग सभी पाठों में अध्ययन कौशल के अवसर नए नए प्रश्नों द्वारा बच्चों के सामने रखे हैं और आप भी उसमें उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये पहला उद्देश्य रहा। स्वाध्याय क्यों? इसलिए अध्ययन कौशल को अवसर प्रदान करने के लिए। दूसरा है अध्ययन में निरंतरता। जो हमारा स्वाध्याय की जो बात पहली हुई कि निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया, तो अध्ययन में निरंतरता रहे, इसलिए कृति। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कभी कि चलो एक पाठ मैंने पढ़ा दिया, उसके नीचे जितने भी प्रश्न हैं वो हल करके उसके उत्तर लिख के कॉपी में रख दिए, चलो हो गया। यह अध्ययन नहीं है।
तो अध्ययन से तात्पर्य ये रहा है कि ये जो अध्ययन है हमारा वो निरंतर चलता रहे। एक पाठ पूरा हो जाने के बाद एक एक कृति दिए, वो आशय से संबंधित नहीं है, परंतु विषय से संबंधित जरूर है, ताकि विद्यार्थी का हमारे विषय ज्ञान बढ़ता रहे। अब तीसरा जो उद्देश्य है, कृतिशीलता। बच्चे अगर स्वयं ना करके देखें, उनमें कृतिशीलता ना हो, तो वो निष्क्रिय बन जाएंगे, खाली बने बनाए उत्तर पढ़ेंगे और उतने ही अपने परिचय में लिख देंगे। ये हम अभी चाहेंगे नहीं, चाहते भी नहीं है। तो आवश्यक है कि वो कृतिशील बने। क्यों ना एक बार हम ऐसी ही परीक्षा लें उनकी कि चलो 4 क्षमताओं को जांचना है, तो उसी पर आधारित मैं आप तुम्हारी परीक्षा लेने वाली। परीक्षा शब्द लेने का उच्चारण नहीं है, पर चलो आप कितना जाना है वो करने के लिए मैं 4 प्रश्न दे दूंगी और वो आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसे अगर आप कक्षा में कहोगे तो बच्चा उसका निरंतर अध्ययन करेगा, कृतिशील रहेगा, कृति में उलझा रहेगा, उसे समय ही नहीं बचेगा। अब भाषाई अगला जो है वो भाषाई क्षमताओं का निर्धारित विकास। ये कृतियाँ, ये स्वाध्याय इसलिए दिए हैं कि हमने हिंदी विषय, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, हर एक विषय ने ये सोचा है हिंदी की जो भाषाई क्षमताएं हैं वो छठी में कितने स्तर तक हमारा बच्चा जाए, वो निश्चित किया है, निर्धारित किए हैं वो क्षमताएं। और उन क्षमताओं के निर्धारित विकास के लिए वो जो भी क्षमताएं हैं, निर्धारित निश्चित की हुई जो क्षमताएं हैं, वहाँ तक ले जाने के लिए बच्चों को स्वाध्याय देने हैं, उनसे करने हैं। अब आशय का दृढ़ीकरण, आशय पाठ का भी है और जो भी स्वाध्याय में दिया हुआ विषय है, उस कृति में दिया हुआ विषय है, उस आशय का भी दृढ़ीकरण होना आवश्यक है। बिना दृढ़ीकरण हुए हमारे बच्चे उसे याद नहीं रखेंगे, मतलब उसका प्रयोग कहाँ करना है उसके लिए परिचित नहीं होंगे, अवगत नहीं होंगे। अगर हमने घोष वाक्य पढ़ाए अथवा पहेलियाँ पढ़ा दी, पहेलियाँ बता दी, बुझाई उनसे, पर बच्चे इस प्रकार की पहेलियों को बुझाने के लिए अन्य जगह जाकर ना कहें तो दृढ़ीकरण नहीं हुआ हमारा। इसलिए आशय का, उद्देश्य का दृढ़ीकरण करने हेतु वहाँ पर स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। अब स्वयं अध्ययन के लिए अब शिक्षा नीति यही बता रही है, ज्ञान रचनावाद को हमने अपनाया है तो बच्चा स्वयं सीखे, और स्वयं सीखा हुआ, स्वयं प्राप्त किया हुआ ज्ञान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते। और ऐसे नहीं भूल पाने की जो बात है वो यहाँ पर है कि जब बच्चा हमारा स्वयं कृति करेगा, स्वयं अध्ययन पूरा करेगा, तो ही वो उस विषय में एक अच्छी क्षमता प्राप्त कर सकेगा। ये मेरा भी अपना विश्वास है। अब बच्चों को ज्ञान रचनावादी बनाने के लिए भी स्वाध्याय है। बच्चे एक स्वाध्याय दूसरे ऊपर निर्धारित नहीं है, तो एक का जो अनुभव उसका है, पूर्व अनुभव जो उसका है, उसके आधार पर वो करेगा। जैसे कि एक जगह हमने बताया है कि अंतर्जाल से महिला क्रांतिकारियों के नामों की सूची और उनके कार्यों की सूची बना। अब अंतर्जाल ये शब्द मतलब इंटरनेट, इंटरनेट की किस साइट पर जाना है ये उसे मालूम हो गया। अगर वो जिस साइट पर जाएगा तो उसे मालूम हो गया कि अभी देखो इस साइट का मैंने प्रयोग किया तो मुझे वो मिल गया सब। अब जब हम उसे दूसरी बार इस तरह का कोई प्रश्न पूछे अथवा कृति करने के लिए दे तो उसे ये ज़रूरी नहीं पड़ेगा कि होगा कि कौन सी साइट पर मैं जाऊँ, उसे साइट मालूम हो जाएगा सब। वो अपने ज्ञान, पूर्व अनुभव के आधार पर वो कर सकता है। अब स्वाध्याय क्यों, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जितने भी यहाँ आवश्यक थे वो मैंने बताए। अब चलते हैं कि स्वाध्याय की रचना पाठ्यपुस्तक में कैसी है। अब स्वाध्याय की रचना जब करने की बात आई तब चारों क्षमताएं तो हैं ही, उनका विकास करना ही है। तो उन सभी पाठों पर इन मूलभूत चारों क्षमताओं का, जो भाषाई क्षमता है, उनके लिए अवसर प्रदान किए गए हैं। पहला है सुनना, जो हमारी होती है क्षमता, उसे यहाँ पर सुनना के अंतर्गत मतलब
सुनो तो जरा इस नाम के अंतर्गत दिया है। भाषण संभाषण के लिए हमने बताओ तो सही ऐसे इस प्रकार का एक लोगो देकर वहाँ पर बताया है। वाचन जगत से ये जानबूझकर नाम दिया है। वाचन जगत, एक तो पुस्तक से हमारे बच्चे पढ़ेंगे या हमारे बच्चे इंटरनेट पर जाके भी वहाँ से भी कुछ कहानी कविताएं ढूंढकर पढ़ सकते हैं। इसलिए पढ़ो पुस्तक से के अलावा वाचन जगत से ये हमने लोगो वहाँ पर और वहाँ पर नाम दिया है। मतलब जहाँ जहाँ कहीं आपको ये चित्र और ये लोगो दिखाई देगा तो आपको जानना चाहिए कि वहाँ पर ना केवल ये ऐसा ही प्रश्न होगा कि जो पढ़ने के लिए दिया है, लेखन मेरी कलम से मतलब लेखन से संबंधित जो कि कृतियाँ दी हैं वे सभी कृतियाँ मेरी कलम से इसके अंतर्गत दी है। तो आप जान लीजिए कि ये सभी चारों लोगों जो हैं वो चारों क्षमताओं को व्यक्त करने वाले हैं। उसमें दिया गया आशय भिन्न भिन्न है, वहाँ पर दिए हुए सवाल भिन्न भिन्न हैं, परंतु मेरी कलम से है तो वहाँ पर लिख। मेरी कलम से बात एक और है कि मेरी कलम से विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे और हर एक का उत्तर वहाँ अपेक्षित है कि अलग हो, क्योंकि हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग है, उसका भाव विश्व अलग है, उसका परिवेश अलग है, उसका अनुभव अलग है। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रश्न है उसका उत्तर हर बच्चे का अलग ही हो, ऐसी अपेक्षा पाठ्यपुस्तक के इस स्वाध्याय द्वारा की गई है। अब चारों क्षमताओं पर आधारित निश्चित रूप से स्वाध्याय है। अब एक एक क्षमता को हम लेते हैं। जैसे कि सुनना क्षमता है। सुनना क्षमता में हमने क्या क्या दिया है, मैं दो दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बहुत सारे हैं परंतु दो से ही काम यहाँ पर चल सकता है ऐसा मुझे लगता है। जरा सुनो तो जरा, ऐसा एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, उसका कान है, उसके कान के पीछे एक हाथ है और कह रहे कि चलो सुनो तो जरा। तो क्या सुनना है? पृष्ठ क्रमांक 25 पर दिया है, नीति परक दोहे सुनो और आनंद पूर्वक दोहराओ। ये क्षमता है भाषा की कि दोहराना जो है, बात दोहराने से शब्द का उच्चारण ध्यान से सुनना है, यह आवश्यक है। जब ध्यान से सुनेगा तो ठीक से वो दोहराएगा। जब तक बच्चा ध्यान से सुनेगा नहीं तब तक वो दोहराने में सक्षम नहीं बन सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि दोहराने की बात जहाँ पर है, शिक्षक स्वयं अथवा अन्य विद्यार्थियों द्वारा दोहे सुनाए जाए और बच्चों से दोहरवाए जाए। अब दूसरा जो यहाँ पर स्वाध्याय दिया है, देशभक्ति पर आधारित कविता सुनो। देशभक्ति पर आधारित बहुत सारी कविताएं हैं। मैं यूँ कहूँगी कि जो हमारे देशभक्ति पर आधारित जितनी भी हमारे फिल्में आई हैं वहाँ पर जो जो गीत हैं वो भी देशभक्ति के भी हैं। कविता को जब सुर में ढाला जाता है तब जाके कहीं गीत बनता है, जब उसे गाया जाता है तब वो गीत बनता है। पहले उसका मूल रूप कविता है, इसलिए वो भी आप सुन सकते हैं और ध्यानपूर्वक सुनकर आपके बच्चे ने अगर स्कूल में आकर बता दिया कि मैडम अथवा शिक्षिका, मैंने अध्यापक जी मैंने आप ये कविता सुनी, तो उसका ये संदर्भ ले लो कि आपने कहाँ से सुनी। वो संदर्भ लेने से हमें पता चलेगा कि सचमुच इस बच्चे ने ये गीत, ये कविता सुनी है। अब यहाँ पर आवश्यक है कि हर बच्चा, जो मैं पहली बार भी कह चुकी हूँ कि सभी कक्षा के बच्चे अगर कहें मैंने सारे जहाँ से अच्छा कह दिया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, वो जो गीत है वही बच्चा हर एक बता दिया, तो उसका अपना वो स्वाध्याय नहीं है, उसका अपना स्वयं अध्ययन वो नहीं है। हर एक से अलग की चाह रखो मन में, तभी बच्चे सक्षम हो सकते हैं। अब चलते हैं, दूसरा जो मूलभूत कौशल है, क्षमता जो हमारी है, वो है भाषण संभाषण। ये इतना महत्वपूर्ण है कौशल, ताकि जो वाणी मनुष्य को मिली है उसके आधार पर न जाने उसने कितने सारे अपनी उड़ानें भरी है। बिना भाषा, मैं ऐसा नहीं कहूँगी
क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो बिना बोले संभाषण जारी रख सकते हैं, बिना बोले अपना ये व्यवहार दैनिक व्यवहार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ